कानून के शिकंजे में फंसते हुए बीजेपी के नेता अभिजीत दीपिके और सौरभ दास। एडवोकेट रिंकी चटर्जी सिंह ने अभिजीत दीपिके और सौरभ दास पर 0 एफआईआर दर्ज कर कानूनी कार्रवाई करने की मांग। उन्होंने कहा कि 12 साल से कम उम्र की बच्चियों को दिल्ली आंदोलन में क्यों बुलाया गया, जो कि नाबालिग बच्चियों की सुरक्षा के साथ खिलवाड़ है। इसके पीछे उनकी क्या मंशा थी, इस पर चटर्जी ने सवाल उठाए। उन्होंने पॉक्सो एक्ट के तहत धारा 13, 14, 15 और भारतीय न्याय संहिता BNS की धारा 153 के तहत कार्यवाही की मांग की। स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं सनातनी भारत। जय सनातन, जय भारत। इसके अतिरिक्त भी CJP के खिलाफ दूसरे मामलों में FIR हो चुकी है। इसमें सबसे बड़ा आपराधिक मामला बिना अनुमति के हजारों की भीड़ को लेकर संसद मार्च कराया जाना है और पुलिस के रोकने पर बैरिकेडिंग को तोड़ना और उन पर पथराव किया जाना है। इतना ही नहीं, CJP के द्वारा अनऑथराइज्ड तरीके से ड्रोन से संसद मार्च को मॉनिटराइज किया जाना भी है, जो कि एक गैर कानूनी एवं आपराधिक गतिविधि है, क्योंकि बिना अनुमति के संसद क्षेत्र में ड्रोन उड़ाना एक गैर कानूनी अपराध है, जो कि अपने आप को वेल एजुकेटेड कहने वाले लोगों के द्वारा किया गया। सबसे बड़ा सवाल ये है कि जुनैद नाम का एक साधारण मोबाइल शॉप चलाने वाला व्यक्ति 10 से 15 हज़ार की भीड़ को प्रतिदिन 3 टाइम का भोजन कराता है। पुलिस पूछताछ में उसने कहा कि सब वह अल्लाह के रहमो करम से कर रहा है। ये उसका जवाब है। इस आंदोलन के खर्चों का यदि हिसाब लगाया जाए तो दिल्ली जैसे शहर में एक दिन में 3 टाइम का भोजन एक व्यक्ति यदि कम से कम 500 रुपये का भी करता है तो 15,000 लोगों का एक दिन का खाना 75 लाख का होता है। और 36 दिन का ये प्रोटेस्ट चला था, और जिसमें कम से कम लागत के हिसाब से भी जोड़ा जाने पर 27 करोड़ रुपये ये बनता है। और ये आंकड़ा बहुत छोटा है। इसमें वो सारी मदें, वो अमाउंट्स नहीं हैं जैसे बिजली, पंखा, ट्रांसपोर्ट, जनरेटर, बिस्तर, टेंट, वाईफाई, ये सब इसमें सम्मिलित नहीं है। वाटर और चाय की सुविधा भी इसमें सम्मिलित नहीं है। हाँ, ये अलग बात है कि उनसे पूछने पर ये कहा कि ये पानी लोगों ने दान दे दिया था, पानी वाटर टैंक भिजवा दिए थे। हाँ, ये एक मैटर अलग है कि कुछ समय तक दिल्ली में पानी नहीं मिलता था। हरियाणा और दिल्ली दोनों में लड़ाई चलती थी पानी के लिए। आज वहाँ लाखों टैंकर पानी ऐसे ही दे दिया जा रहा है। यदि इन सब मदों को भी उसमें जोड़ लिया जाए तो ये आंकड़ा बहुत ऊपर निकल जाता है। ऐसे में शक की सुई घूमना स्वाभाविक हो जाता है। अब जांच एजेंसीज अनेक पहलुओं पर खोजबीन कर रही है। किसी देश की प्रगति में होने वाली रुकावटों पर यदि विचार किया जाए तो अनेक कारण हो सकते हैं। उन अनेक कारणों में से 2 कारण ऐसे हैं जिनकी चर्चा बहुत कम होती है, पर उनका रोल बहुत महत्वपूर्ण होता है। डीप स्टेट और इंटरनेशनल साजिश। साथियों, डीप स्टेट वो होता है जो सरकार में अप्रत्यक्ष रूप से अपने हक में पॉलिसी बनाने अथवा बिगाड़ने में किंग मेकर की भूमिका निभाता है। इसमें अनुभवी रिटायर्ड ऑफिसर्स हो सकते हैं, प्रसिद्ध शिक्षाविद हो सकते हैं, रिटायर्ड एवं लेफ्ट के पॉलिटिशियन हो सकते हैं, बैंकिंग के टॉप ऑफिसर्स हो सकते हैं, टॉप क्लास वकील एवं कॉरपोरेट जगत की प्रसिद्ध हस्तियां होती हैं। और यदि भारत जैसे देश की बात करें तो कई बार सर्विस में रहते हुए भी ये अपने अनुरूप सरकार से कार्य करवाने में सफल हो जाते हैं। इसी को डीप स्टेट कहते हैं। साथियों, सरकारें आती हैं जाती हैं, पर डीप स्टेट सरकार की अपेक्षा अधिक स्थायी होता है। इसकी ताकत का अंदाज़ा आप ऐसे भी लगा सकते हैं। कई बार तो ये सब यदि एक हो गए तो सरकारें गिरा भी देते हैं। ये बहुत ही सॉफ्ट और वेल एजुकेटेड पावर होती है, जो पर्दे के पीछे रहकर देश की गतिविधियों में नज़र रखती है और अपने मन के अनुरूप पॉलिसी बनवाती है, जिसकी एक झलक आपने दिल्ली में देख भी ली। रही बात इंटरनेशनल साजिश की, 7 मई को क्रिस स्मिथ अमेरिकी सीनेट में कहता है कि भारत में हम जो हजारों करोड़ रुपया
रिलीजियस एक्टिविटी एवं एजुकेशन के लिए भेजते हैं वो रुकना नहीं चाहिए। 16 मई को ठीक 8 दिन बाद अमेरिका में एक पार्टी जनरेट होती है और वहीं से ऑपरेट होती है और भारत के CGI के एक बयान को गलत तरीके से घुमा फिराकर परिभाषित कर एक व्यंग्यात्मक नाम दिया जाता है कॉकरोच जनता पार्टी। और विडंबना देखिए, भारत के चुनाव आयोग में अब तक रजिस्टर्ड नहीं है, पर मात्र एक दिन बाद ही 17 मई को इंस्टाग्राम में 22 मिलियन फॉलोअर्स आ गए और सभी के मोबाइल में सेम तरीके के हैशटैग और मीम चलने लगे। इतने बड़े आंकड़े के साथ एक जैसी टाइमिंग, एक जैसी मीम, एक जैसा नैरेटिव लेकर इतना वायरल कैसे हो सकता है? मीटा ने इस रील को इतनी अधिक मात्रा में वायरल कराने के लिए कितना पैसा दिया? क्योंकि इंस्टाग्राम मेटा के अंदर काम करता है और मेटा के मालिक मार्क जकरबर्ग हैं, जिसने हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के एक ट्वीट को हटा दिया था और बहुत ही सफाई से दूसरे दिन माफ़ी भी मांग ली। दरअसल अमेरिका हर देश की पॉलिटिक्स को अपने हितों के अनुरूप रीड करता और फिर उस पर पॉलिसी बनाता है। साथियों, अभिजीत दीपिके हो या कोई भी हो, अमेरिका उसके यहाँ हायर एजुकेशन के लिए जाने वाले प्रत्येक छात्र की डिजिटल जासूसी करता है और इसके लिए संसाधन जुटाने का काम करती है DHS, डिपार्टमेंट ऑफ होमलैंड सिक्योरिटी, और ये एजेंसी सीधे अमेरिका के प्रेसिडेंट के अंदर काम करती है। अमेरिका में पढ़ने वाले प्रत्येक छात्र का डेटा इसके पास होता है। ये संस्था इतनी स्मार्ट तरीके से काम करती है कि विदेशी छात्रों के पर्सनल चैट्स और मैसेजिंग में भी इसका कंट्रोल होता है और उस पर एनालिसिस करती है, फिर वेरीफाई करके अपने प्रॉफिट के अनुरूप उस डेटा को प्रेसिडेंट को रिपोर्ट करती है। दरअसल अमेरिका की जो फर्स्ट अमेरिका की पॉलिसी है वो अपने सामने या अपने समकक्ष किसी दूसरे को खड़ा होते नहीं देखना चाहता। इसीलिए उसने अभिजीत दीपिके को मोहरा बनाया, क्योंकि अभिजीत दीपिके का कहना है कि उन्होंने बोस्टन यूनिवर्सिटी से पब्लिक रिलेशन में मास्टर किया हुआ है और 21 महीने के सेमेस्टर में पब्लिक रिलेशन में मास्टर का यदि बोस्टन यूनिवर्सिटी से खर्चा देखा जाए तो ये 1,42,00,000 से 1,50,00,000 के बीच होता है। ये बोस्टन यूनिवर्सिटी का फीस चार्ट है और अभिजीत दीपिके के पिता की मासिक आय 60 से 65 हज़ार रुपया है और उन्होंने ये स्वयं स्पष्ट किया है कि वो उनके पिता उनको इंजीनियर बनाना चाहते थे, पर वहाँ उनका मन नहीं लगा तो वो इस क्षेत्र में आ गई। जब इस पैसे के विषय में उनसे पूछा गया तो उन्होंने कहा कि उन्होंने एजुकेशन लोन लिया है, पर मीडिया के तीखे सवालों के सामने वो कागज़ नहीं दिखा पाई और न ही दिल्ली आंदोलन में जो 27 करोड़ से अधिक पैसा खर्च हुआ है उसका कोई उनके पास डेटा है। और अमेरिका ऐसे प्रयोग करते रहता है, उसके लिए कोई दिल्ली आंदोलन नया नहीं है। उसने ये काम श्रीलंका में किया, वहाँ पर जनता ने तख्ता पलट कर दिया। बांग्लादेश में शेख हसीना को हटाकर यूनुस को अमेरिका से ही लैंड किया गया, क्योंकि उससे पहले वो अमेरिका में जॉब कर रहे थे। उसने नेपाल में जंजी को फंड प्रोवाइड करा के वहाँ पर ये काम किया। उससे पहले उसने म्यांमार में वो काम किया। पाकिस्तान में इमरान खान को जेल में डलवाकर वहाँ पर उसने ये प्रयोग किया। उसने वेनेजुएला में ये काम किया। ईरान में वो ये प्रयास कर रहा था, परंतु अब तक सफल नहीं हो सका है। अब वह भारत को अनस्टेब्लिश करने में लगा हुआ है। यहाँ उसने प्रयास किया पर सफल नहीं हो सका। सरकार ने यू टर्न लिया और आंदोलन शांत हो गया। इसमें कोई शक नहीं है कि यदि सरकार इसमें तुरंत एक्शन नहीं करती, उसके पास खुफिया इनपुट के आधार पर जो उसने काम किया, यदि उसमें थोड़ा सा भी और देरी होती तो जिस तरह से संसद का घेराव करने के लिए एक भीड़ जा रही थी,
ऐसे में पथराव होता, पुलिस फायरिंग होती नहीं है साथियों, कराई जाती, क्योंकि सरकार को घेरना भी तो होता है, ऐसे तख्ता पलट नहीं होता है। जब सैकड़ों छात्र मारे जाते तो भीड़ असंतुलित होकर संसद में कूच कर देती, और वही हाल होता जो नेपाल और श्रीलंका में हुआ, क्योंकि प्लानिंग पूरी थी। 12 से 14 वर्ष की 15 वर्ष की बच्चियों को बुलाया गया था, वहाँ पर रेप होते, पूरे रेपिस्ट बुलाए गए थे। नहीं तो क्यों मांग हो रही थी उमर खालिद को छोड़ने की, क्यों मांग हो रही थी शर्जीम इस्लाम को छुड़वाने की, क्यों मांग हो रही थी कश्मीर के जो भी अलगाववादी नेता तिहाड़ में बंद हैं उनको छुड़वाने की, ताकि 15 अगस्त से पहले दिल्ली को दंगू में झुलसा दिया जाए। क्योंकि ये आंदोलन यदि छात्रों के लिए हुआ होता तो अभिजीत दीपिके और सौरभ दास झारखंड भी जाते, जुनैद वहाँ भी बिरयानी खिलाता। जब 27 करोड़ दिल्ली में खर्च हो सकते हैं तो झारखंड में भी हो सकते हैं, वहाँ नहीं किया गया। आंदोलन तो वहाँ भी हो रहा था और हो रहा है, और बहुत सुंदर आंदोलन हो रहा है, बहुत अनुशासित। वो आंदोलन भारत माता की जय से प्रारंभ होता है और वंदे मातरम पर ख़त्म होता है। और जो इनलीगल एलिमेंट्स यहाँ पर जा रहे हैं, जो आप देख रहे हैं, ये इनके मुंह पर स्याही फेंक दी गई, ये वहाँ पर अपना एजेंडा चला रहे थे। और अभिजीत दीपिके और सौरभ दास द्वारा इसके लिए दिल्ली ही क्यों चुना गया? क्योंकि दिल्ली ही रिमोट कंट्रोल है। सारे हेडक्वार्टर्स यहाँ पर हैं, आर्मी हेडक्वार्टर्स वहाँ पर है, पार्लियामेंट वहाँ पर है, रॉ, आईबी, आरबीआई, पूरे हेड ऑफिस वहाँ पर हैं। इसीलिए दिल्ली को जानबूझकर चुना गया। साथियों, दिल्ली में जो हुआ वो संजोग नहीं था, वो इंटरनेशनल साजिश और भारत के डीप स्टेट की मिलीजुली एक फुल कोऑर्डिनेटेड प्लानिंग थी। और टाइमिंग बहुत अच्छी चुनी गई 15 अगस्त से पहले की। नहीं तो नीट एग्ज़ाम तो बहुत पहले लीक हो गया था, उसके बाद तो सरकार ने दोबारा नीट का एग्ज़ाम कंडक्ट भी करा दिया था। परंतु सिर्फ नीट को ही क्यों चुना गया? क्योंकि एक एजुकेटेड माइंडसेट वाले लोगों को वर्चुअली अपने आंदोलन में जोड़कर अपना एजेंडा सेट करना था। और ये लोग बहुत जेन्युइन मुद्दा पकड़ते हैं। इस पर स्टडी करने पर पाया जाता है कि ये लोग कभी सिस्टम में सुधार अथवा कानून बनाने की मांग नहीं करते हैं। ये मांग करते हैं इस्तीफे की और तख्ता पलट की, क्योंकि मकसद अराजकता फैलाना होता है। और अमेरिका ही नहीं, यूरोपियन यूनियन में कई ऐसे ताकतवर देश हैं जो दूसरे देशों की इलेक्टेड गवर्नमेंट को एक साजिश के तहत बर्खास्त कर अपने मन के मुताबिक किसी मोहरे को बैठा देते हैं और उससे कहते हैं तुम राजा हो और जैसा हम कहेंगे उसके आधार पर तुम काम करो। ये सारी बातें ऐसे भी स्पष्ट होती है कि बंगाल चुनाव के समय पर मार्को रूबियो भारत आया था, पर वह भारत में किसी भी अधिकारी या किसी भी बड़े नेता से नहीं मिला, यहाँ तक कि भारत के विदेश मंत्री से भी नहीं मिला। वो सीधे बंगाल गया और वहाँ पर ईसाई मिशनरी में जाकर मिला, और वहाँ पर उसने वही जहर उगला जो अमेरिकी सीनेट में क्रिस स्मिथ ने उगला था। मार्को रूबियो ने बंगाल में कहा कि विदेशों से आने वाली फंडिंग जो भारत में आती है धर्मांतरण और शिक्षा के क्षेत्र के लिए, उसके प्रारूप में और सरलता होनी चाहिए। यहाँ पर ये सोचने की बात है कि अमेरिका और चीन जैसे दूसरे देश ये समझ जाते हैं कि भारत में अब कौन से कानून बनने वाले हैं, लेकिन हमारे देश की जनता नेताओं के झूठे नैरेटिव में फंस जाती है। नहीं तो मार्को रूबियो और क्रिस स्मिथ को कैसे पता कि भारत में अब FCRA कानून आएगा? जब गलवान में भारतीय सेना की झड़पें चीन से हो रही थी, तब भारत के कौन से नेता चीन में मिलने गए थे? क्या ये जनता को नहीं समझना चाहिए? क्या जनता ये नहीं समझती है?
मार्को रूबियो के भारत आने से पहले अमेरिका कौन गए थे, क्या ये पता नहीं है? पठानकोट में जब हमला हुआ था तब भारत के कितने सांसदों ने पाकिस्तान को पत्र लिखकर कहा कि आप कुछ करिए, क्या ये किसी को पता नहीं है? साथियों, यही डीप स्टेट और इंटरनेशनल साजिश का मिला जुला गठजोड़ है। और जो हमला कुलगाम में हुआ, ये कहीं ना कहीं फिर दिल्ली में होता। और 15 अगस्त से पहले भारत में अपने मंसूबों के अनुरूप ही एक घिनौनी करतूत को करने में हमारे दुश्मन कामयाब हो जाते हैं।